नमस्कार। आज हम आए हैं श्रावस्ती ज़िले में और यहाँ पे गब्बापुर गांव है। वहाँ पे हम बिल्कुल नाले के पास बैठे हुए हैं। वहाँ का एक पीछे नाला बहता है और हमारे साथ है यहाँ के एक समाज सेवी जो कि बाल अधिकारों के लिए और बाल विवाह जैसी समस्याओं के खिलाफ काम करते हैं और इनका नाम प्रेम गिरी जी है। तो आपका स्वागत है प्रेम गिरी जी हमारे चैनल पर। और मुझे थोड़ा सा अपने काम के बारे में आप बताइए कि आप दरअसल क्या काम करते हैं और ये आप कितने दिनों से कर रहे हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम प्रेम बाबू गिरी है। संस्था का नाम है ग्रामीण बौद्ध कल्याण सेवा संस्थान। उसके अंडर में काम करता हूँ। कार्यक्रम सामान्य हुकुम है। संस्था प्रमुख हमारे ओमकारनाथ चौधरी जी हैं। इसके अंतर्गत इस संस्था में जुड़कर मैं काम करता हूँ, समाज सेवी का काम करता हूँ। बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी, महिला उत्पीड़न, इस पर काम करता हूँ। एक समाज को देखते हुए कि यहाँ क्या कमी है, क्या नहीं है, क्या क्या चीज़ व्यवस्था गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, तो उसके संबंध में थोड़ा थोड़ा बातें हम बताएंगे आपको। जैसे कि बाल श्रम अधिकतर लोग करा रहे हैं इस समय। गवर्नमेंट की मंशा है कि बाल श्रम ख़त्म किया जाए। उसके अतिरिक्त फिर बाल विवाह तो बिल्कुल एकदम ख़त्म करने की मंशा है। हम लोग महिला जागरूकता कार्यक्रम करते हैं, बाल श्रम के ऊपर जागरूकता करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, दुकानों पे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, जहाँ देखते हैं कि बाल श्रम हो रहा है या मतलब बाल विवाह हो रहा है, सूचना मिलने पर हम लोग वहाँ जाते हैं, उनको जागरूक करते हैं कि बच्चों की भविष्य मत ख़राब करो। अगर ये बच्चे आज कुछ शिक्षा के संबंध से जुड़ेंगे, अगर बाल श्रम नहीं करेंगे, अगर ये शिक्षा से जुड़े तो कल ये देश की भविष्य बन सकते हैं। इसलिए हम लोगों की मंशा पूरी मंशा ये रहती है, गवर्नमेंट के मंशा के मुताबिक हम लोग जुड़कर जाके बराबर गांव में जागरूक करते हैं और करते करते उन लोगों को जागरूक करके बताते भी हैं कि सर ऐसा ऐसा आप करें। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मैं बीच में आपको रोक रहा हूं। मैं समझ गया कि इन विषयों पर आप काम करते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे बाल श्रम है या फिर मानव तस्करी की समस्या है, बाल विवाह की, तो आखिर ये मुद्दे महत्वपूर्ण क्यों है? एक हमारे सामान्य दर्शक जो कि शहरों में रहता है और वो इन मुद्दों को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाता। जी। तो ये मुद्दे महत्वपूर्ण क्यों हैं? जैसे आखिर क्या समस्या आती है बाल विवाह हो जाए तो? सर ये आपके अनुभव क्या है? जी ये सर, एक तो पहली बात, बहुत ही श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा इलाका है। यहाँ शिक्षा के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। 80% बिल्कुल 0% चल रहे हैं। बाकी 20% कुछ लोग पढ़े लिखे हैं जो अपनी बच्चों को देखभाल करते हैं और ठीक ठाक शिक्षा के संबंध पे जोड़े हैं। बाकी अतिरिक्त 80% लोग जो हैं वो अभी शिक्षा के संबंध में जानते ही नहीं कि शिक्षा क्या होती है। उनसे अगर कहना, बच्चों के लिए स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत जाते, अगर बताते हैं उनको कि बच्चों को आप नामांकन कराइए, विद्यालय भेजिए, पढ़ें बच्चे, और बच्चे जब पढ़ेंगे तो यही कल की भविष्य बनेंगे। आने वाले दिनों का ये कोई नहीं जानता कि बच्चा क्या बनेगा, लेकिन फिर भी हमारे ही आपके बीच के बच्चे पढ़कर आगे चलकर आज जो है ऊंचे ऊंचे IAS PCS के रैंक पर बैठे हुए हैं। ये नहीं पता होता किसके घर का बेटा कोई। तो इस तरीके से लोगों को बताओ तब भी उनके दिमाग नहीं आते, क्योंकि शिक्षा, ये इंडो नेपाल बॉर्डर का एरिया है, बहुत ही पिछड़ा इलाका। ना यहाँ कोई रोज़गार है, ना ही कोई धंधा है, और खेती पाती भी ऐसी है जो सूखाग्रस्त में कभी चले जाते हैं। यहाँ ना कहीं बोरिंग है, ना कहीं पानी मिलता है। ये जो नाला दिख रहा है आपका, ये नेपाल से आके यहाँ निकलता है अपने यहाँ। इस नाले का पानी 20 मिनट आधा घंटा केवल रहता है, उसके बाद ये भी चला जाता है। बाकी अगल बगल जो किसान हैं, यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको पानी की भी व्यवस्था ठीक से, बोरिंग नहीं है। अगर एक आध कहीं बोरिंग है भी तो उसमें पानी का जो है कोई स्रोत ढंग से नहीं है कि वो दिन भर पानी चलाता रहे। 100 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। प्लस अब किसान क्या करे, 4 बीघा खेती अगर लगा रखा है तो अब 4 बीघा खेत पानी से भरने के लिए तो कितना डीजल उसका लग जाता है। तो इसी के संबंध से बेरोज़गारी भी है, साथ साथ जो है वो विकास नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, वो लोग सोचते हैं कि अगर अब देखें यहाँ ई-रिक्शा लेके लोग दे दिए हैं, कर्जे पे ले लिया है, अपना नगद नहीं दिया है। वो कर्जा लिया बैंक से, लोन लेने के बाद फिर पता लगा कि बच्चे को भेज दिया, अपना ई-रिक्शा चला रहा है। एक तरीके से ये सामाजिक पिछड़ापन होता है इन चीज़ों से, और समाज पीछे जाता है आगे बढ़ने की बजाय। अगर बाल श्रम होगा और अगर बाल विवाह होगा तो समाज हमारा जो आगे बढ़ रहा है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। पूर्वजों में हमारे यहाँ सर पहले ये थे कि जैसे जो बाल विवाह होता है, यहाँ कुछ हमारे जो सभी जात वर्ग के भाई लोग हैं उनमें ये दिखाया, बचपन में हम भी सुने थे कि सुने नहीं थे, जानते भी थे। हमारे सामने भी, हमारा भी शादी हुआ था, बाल विवाह ही हुआ था। तो कुछ जातियों में ऐसा, अब तो कुछ पढ़े लिखे शिक्षित लोगों में तो खैर चल रहा है, लेकिन पहले ये था कि बच्चा अगर 10 साल का 11 साल का हो गया, अगर लड़की 10-11 साल की है और वर न ढूंढा जाए
तो लड़की ऐसी बैठी रहती, लड़का की शादी हो जाता है, उसको कहीं करना है। तो यहाँ बाल विवाह का एक रस्म चल रहा था पहले, तो उसमें पता लगा कि हम फलाने के यहाँ बात किया शादी करने के लिए, तब तक के लिए वो शादी हम नहीं किए, हम रोके हैं कि लड़की की एज होगी तब करेंगे। पता लगा लड़का की शादी हो गया। अब लड़का की शादी हो गया तो लड़की उसकी बैठी रह गई, कोई दूसरा मिलना नहीं, उसके बराबर का कोई लड़का नहीं मिल पा रहा है। तो एक शिक्षा की वजह से ही ये क्षेत्र डूबा हुआ है। अगर आज थोड़ा सा दिमाग में ये घुसता कि बाल विवाह करना भी एक अपराध है, क्योंकि बाल विवाह होने के बाद जच्चा बच्चा दोनों, यानी कि जो लड़की है उसकी भी ज़िंदगी और उसके साथ जो बच्चा जन्म लेता है उसकी भी ज़िंदगी, दोनों खतरे के निशान पे होते हैं सर। और ये शिक्षा उनको कितनों भी बताया जाए, यहाँ के लोगों को समझाया जाए, लेकिन ये दिमाग में आता नहीं है। पूरी अगली पीढ़ी एक तरीके से कुपोषित हो जाती है सर। अच्छा। इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपने बड़ा अच्छा बताया कि इन समस्याओं का क्या प्रभाव है। अब मुझे एक और इससे जुड़ी चीज़ बताइए कि ये कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने पेश आती है जब आप एक ऐसे शहर में जहाँ पे कि आदिवासी भी बेल्ट है और सामान्य बेल्ट भी ऐसा है जहाँ पे कि आधुनिक शिक्षा की पहुँच कम है। तो ऐसे बेल्ट में, ऐसे समाज में आपको कितनी बड़ी चुनौती आती है जब आप लोगों के पास ये लेकर जाते हैं कि भाई ऐसा मत करो और इसके खतरे हैं, तो ये कितनी बड़ी चुनौती होती है आपके सामने? गाँव में सर हम जाते हैं, जागरूकता कार्यक्रम भी लगाते हैं और अपने सीनियर अधिकारियों को भी, जैसे जिससे हम जुड़े हैं, ज़िले से जुड़े हैं, तमाम से अधिकारी सभी विभाग के, जैसे शिक्षा विभाग के भी अधिकारी हैं, डीएम साहिबा हैं, कप्तान साहिबा हैं, वहाँ से भी लोगों से हम जुड़े हैं। तो वहाँ से एक शक्ति मोबाइल टीम आती है जो बनाई गई है गांव में, वो भी चलकर और एक हैंडबिल वगैरह लेके और उनको ठीक से गांव-गांव में जाके जागरूक करते हैं, बताते हैं प्रभाव। लेकिन यहाँ के लोगों में ये मानसिकता होता है कि मुझे मिलेगा क्या। अगर उनको कुछ समझाने बताने जाओ तो वहाँ उनकी सोच आ जाती है कि भैया ये क्यों बुला रहे हो, यहाँ इतना भीड़ लगवा रहे हो, क्या मिलेगा भैया, अभी कुछ मिलेगा या इसके बाद हमें कुछ मिलेगा। तो खैर जो गवर्नमेंट की मंशा है उसको तो हमने पूर्ण रूप से समझाया बताया, फिर भी उन लोगों के दिमाग में इधर से आया और इधर से निकल जाता है, फिर वो कहाँ से सक्सेस होंगे सर। एक नहीं 8 बजे उस गाँव में जाओ, वहाँ जाओ तो पहले तो यही चर्चा करते हैं। कोई एक ऐसी घटना आप बताएं जहाँ पे कि आपको बहुत चुनौती का सामना करना पड़ा, या किसी से विवाद हो गया, या कहीं आप सफल हुए कि लोगों को समझा पाए, कहीं शादी हो रही थी, बाल विवाह हो रहा था, वहाँ अगर आप कभी पहुँचे हों तो वैसी कोई घटना अगर आपको याद आ रही है? बाल विवाह के संबंध में तो खैर रेस्को किया है एसटीओ टीम के जरिए, जैसे जो एसटीओ टीम बनाई गई है उसके ज़रिए 4, 6, 7, 8 शादियाँ इस बीच में रोकी गई है, करीब करीब 1 साल के बीच में 7-8 शादियाँ मैंने रोका है। तो उसमें ये होता है कि कुछ गवर्नमेंट की जो मंशा है उसके मुताबिक तो हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ नेतागिरी आ जाती है सर। हम गांव में गए, पता चला चाइल्ड लाइन को शिकायत गई, 1098 पर फ़ोन किया, रेस्क्यू टीम वाले जितनी बैच बनी हैं, मतलब एनजीओ से लेकर और विभाग से लेकर सभी का फ़ोन हुआ, हम लोग बराबर वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद देखा गया कि वहाँ सभी अभिलेख बच्चे का मांगा गया, लड़की का, कि आप अभिलेख लाइए, लड़की की उम्र कम है, शिकायत आई है और बाल विवाह हो रहा है, गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो उससे अभिलेख मांगा जाता है, तो अभिलेख जब मांगते हैं तो वो अभिलेख दे नहीं पाता है। तो ये होता है कि बच्चे को अब लेके चलेंगे मेडिकल प्रशिक्षण में, फिर उसको लेके चलते हैं तो इस पर तमाम सा प्रेशर विधायक जी का आ गया, यहाँ प्रधान जी का आ गया, ऐसे ऐसे लोग, अपने अपने हित है, नहीं हाँ, स्वार्थ है बस, और वो स्वार्थ उनके बीच में आ जाते हैं। अच्छा। ये हमको अड़चन करती है, इस तरीके की चुनौती जी चुनौती आती रहती है। इसमें प्रेम जी एक और चीज़ बताइए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, युवा हैं, आप तो इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि वो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े, किसी एनजीओ से जुड़े या अपना स्वतंत्र भी काम करें। जी। तो इसमें आर्थिक चुनौतियां किस प्रकार की आती हैं कि आपको भाई घर भी चलाना है, इसी में 2 रोटी दाल का भी व्यवस्था करना है, तो ये कितनी बड़ी आर्थिक चुनौती है? सर ये तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि रोज़गार तो यहाँ है नहीं, न कोई उद्योग है, न कोई कारखाना। जी, एक समाज सेवी के रूप में अगर आपको भी अपना घर चलाना है और साथ में समाज सेवा भी करनी है, जी, तो ये आर्थिक चुनौती कितनी बड़ी है? अधिक है, ये भी है सर। बड़ी ये है कि जैसे कि मान लिया अब हमारे घर में कोई सर्विसमैन नहीं है, हमारे पास इतना ज़मीन जायदाद भी नहीं है कि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, तो अगर हम गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो वो चलेगी कैसे? तो ये होता है कि जो संस्था के अंदर जुड़े हुए हम हैं उनको एक प्रोजेक्ट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलती है, तो एक प्रोजेक्ट मिला, 1 साल का काम मिला, तो 1 साल के बीच में कोई भी प्रोजेक्ट मिली किसी विभाग का या कोई भी मतलब प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए मुझे मिला, समाज सेवा करने का अवसर भी मिला साथ साथ। तो एक वॉलेंटियर को जैसे हम रखते हैं, जैसे एक लेबर काम करने वाला घर में रखा जाता है, दिहाड़ी पे रखा जाता है, उसको 300 रुपये
दिहाड़ी दी जाती है। इसी तरीके से हमारी एक टीम बनती है जिससे हम जुड़े हैं, तो उसमें टीम बनती है, तो उसमें ये होता है कि आपको 500 रुपये रोज़, जब तक हमारा ये साल भर का प्रोजेक्ट है, कुछ पैसे न्यूनतम हाँ, दे दिए जाते हैं। तो उस तरीके से ये चलता रहता है। हाँ, 10 काम में 2 काम हमको पैसे वाला मिल गया और 4 काम ऐसे भी आया कि चलो भाई बाबा आज तेल डलाते हैं, आज एसडीएम साहब का मीटिंग लगा हुआ है या शिक्षा संबंधित फला गाँव में बच्चों को जागरूक करने के लिए चलना है, तेल डलवाते हैं, चलो चलते हैं। तो इस तरीके से सर चलता है। बाकी जो कहा जाए कि कोई नौकरी, वेतन, तनख्वाह, तो ऐसा नहीं है एनजीओ में। एनजीओ में जब एनजीओ को कोई प्रोजेक्ट मिलती है, फंड मिलता है, तो उसी फंड के मुताबिक, जैसे 2010 में सर हम नरेगा सेल का काम किया। ये पीजीबीएस एक संस्था थी, पूर्वांचल ग्रामीण विकास संस्थान गोरखपुर की। तो ये संस्था को 1 साल के लिए जो है, मायावती जी की गवर्नमेंट थी, तो 1 साल के लिए 2010 में हमको नरेगा सेल का काम मिला था बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें ये था कि अति वंचित गरीब परिवार 10 लाख लोगों को जोड़ना है जॉब कार्ड से। तो अब उसमें 300 रुपये रोज़ दिए जा रहे थे। तो 1 साल का काम था। साथ साथ ये काम करते गए, साथ साथ और जागरूकता कार्यक्रम भी कोई मिलता गया तो भी करते गए। अब गए, हम गांव में गए ही हैं, हमें 10 लोगों को जॉब कार्ड बनाने की वो करना है, काम कर रहे हैं, जिससे हमें वेतन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। साथ साथ फिर हम जब गए ही हैं 10 लोगों को बीच में, तो यहाँ ये भी चर्चा किया कि भैया फला स्कीम है और ज़िले पे संपर्क कर लो या ऑनलाइन जाके इतने डॉक्यूमेंट ले लो, अपने जाके ऑनलाइन कराओ और इससे जुड़े रहोगे तो 10 रुपये मिलेगा भी, आपको बेनिफिट होगा और एक सीखने को तरीका आपका बढ़ जाएगा, बेरोजगारी भी दूर होगी, इससे आप 4 पैसा कमा भी सकते हो। अच्छा, इसमें तो एक मेरा ये सवाल था अगला कि किसी भी समाज के लिए जी समाज सेवी संस्थाएं क्यों आवश्यक है, या आपके जैसे जो समाज सेवी लोग हैं वो क्यों ज़रूरी हैं? मतलब सर ऐसा इसमें यह है कि गवर्नमेंट के अंदर विभागीय लोग तो खैर ही हैं, लेकिन जो काम 10 रुपये में हो जाता हो तो हम 50 रुपये क्यों दें? मतलब गवर्नमेंट की जो मंशा है, हम तो जानते भी कि ठीक ही सोच है उनकी। सोच का मतलब यह हुआ कि जो संस्था लगाई जाती है तो संस्था के अंदर यह होता है कि 10 वॉलेंटियर उसके पास हैं और हम 10 विभागीय, अपने कोई विभाग का काम हो, अगर हम 10 अपनी विभाग को भेजेंगे तो वो 5000 रुपये वेतन ले रहा है। और संस्था को अगर हमने भेजा 10 वॉलेंटियर हैं, 5 वॉलेंटियर भेज दिया तो 3 से 15,000 रुपये में उसका काम हो जाता है। तो इसलिए संस्था के जरिए जब काम ली जाती है तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का एक सहयोग बन जाता है कि सपोर्ट भी हम कर रहे हैं और हमारे पैसे भी कम लग रहे हैं सर, और बढ़िया काम होता है। विभाग जाएगा तो विभाग के अंदर ये होती है कि हमें आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना है, हम साइन तब करेंगे, 200 रुपये दे दो, ये भी होता है। लेकिन हम जाएंगे तो हमें 200 रुपये की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको पूरा करके, आपको मिशन पूरा करके टारगेट देना है, उस टारगेट के अंदर हमें आपका, आप उसी समाज के रहने वाले आसपास के हैं तो उसका भी एक लाभ आपको जी मिलता है। जी बस ठीक इस तरीके से वो तो होता है। ये बड़ा अच्छा आपने अपने काम के बारे में बताया। अब मुझे थोड़ा सा यहाँ की स्थानीयता की चीज़ों के बारे में बताइए। जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जी गब्बापुर अंतिम एक तरीके से गांव है, इसके पास से इंडो नेपाल बॉर्डर जी पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, जी नेपाल के ही पहाड़ है जी, और ये पीछे जस्ट नाला है जी। तो यहाँ पे बाढ़ वगैरह कटान की भी बड़ी समस्या है कई सारे जिलों, कई सारे गाँव में। और इसमें जो जंगल है, इन जंगलों में पशु वशु भी है, यहाँ पे पर्यटन भी विकसित किया जा सकता है क्या? सर जंगली जानवर का तो उतना खतरा नहीं है, लेकिन जो सरकार की जो ये मंशा थी, ये जो पशुएं हैं, गऊ हैं या गाय भैंस जो छोड़ के रखे हैं लोग, किसान लोग, थोड़ा सा इतना ही परेशानी है कि किसान लोग इनसे पीड़ित हैं। इनकी सुविधा तो गवर्नमेंट दे रखी कि हर ग्राम सभा में एक गौशाला बनाई जाए और बजट भी दे दिया है, लेकिन उस बजट में घोटालापन है। अभी कोई गांव कोई सक्सेस नहीं हो पाया कि यहाँ गौशाला है। रियल में 1-2 गौशाला हैं तो वहाँ पशुएं नहीं हैं, क्योंकि पशु जमा करते समय में भी ये होता है कि वहाँ भैया 500 रुपये गाय दो तो हम जमा करेंगे। अच्छा। ऐसा भी यहाँ मतलब कुछ गौशाला के शिकायत हमको मिली है और हम जाने भी हैं कि वहाँ अगर कोई चाहता भाई, इच्छा भी करता है कि अब हम नहीं खिला पाएंगे, ले जाएं हम गौशाला में कर दे, तो वहाँ पता लगा भैया हमारे यहाँ फुल है, हम नहीं कर पाएंगे। पास में एक वल्चर जोन भी आपके बनाया गया, गिद्धों का, ये कुछ है जानकारी? हाँ, ये पड़ोस में सर ये है। अच्छा। लेकिन यहाँ अब ऐसा कुछ मौका ही नहीं आता है, सब पशु ही नहीं है किसी के पास, तो कौन लेकर वहाँ जाएगा? ये भी एक तरीके से किसान के पास अगर होते ये जानवर जो गौए हैं, पशुएं हैं, अगर हमारे पास होता तो ऐसा अगर होता तो उसको हम लेके जाते, लेकिन अब जब हमारे पास है ही नहीं तो कौन लेके जाएगा? वो ऐसे ही बंद पड़ा है जी, बंद पड़ा हुआ है। और वहाँ पे वल्चर यानी कि गिद्ध भी मुझे दिखाई नहीं दिया। नहीं, जब कुछ वहाँ है ही नहीं, अब जानवर जंगल की तरफ लेके चले जाते हैं, वहाँ कोई एक आध कहीं गिर गया तो वहीं पड़ा रह गया, उसको तो कोई उठाने वाला नहीं है।
इसलिए। अच्छा, और ये जो जंगल है आपके यहाँ पे क्या कौन कौन से जानवर हैं प्रमुख रूप से? जंगल में हमारे जो है वैसे जानवर तो सभी हैं, छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर तक हैं, लेकिन एक तेंदुए नाम से एक जानवर होता है जो बाघ है, तेंदुआ बाघ है, वो कभी कभी बाहर निकलता, कभी कभी नहीं निकलता रहता है अक्सर, और आए दिन नुकसान भी करता है। कोई अगर अचानक मिल गया तो उसके ऊपर हमला भी बोल देता है, अभी जल्दी में ही हुआ है। और कुछ गाँव में कभी कभी घुस जाते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को भी उठा ले जाते हैं। और इस पे मवेशियों को भी मारते हैं? जी हाँ, मवेशी को तो कम हमला करते हैं, आदमी को ज़्यादा हमला करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कई गाँव से उठा ले गए हैं, लेकिन इस पर गवर्नमेंट कोई विशेष ध्यान नहीं देती है। अब उसको क्या हुआ कि छानबीन हुआ तो छानबीन 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिलवा दिए, इतना केवल मिलता है। या कभी जब बहुत पैरवी करने वाला होगा तो, नहीं तो इधर हुआ उधर काम खत्म कर दिए, कुछ नहीं मिल पाता है। बाकी जानवर सभी हैं। अच्छा। एक हाथी छोड़कर, हाथी एक दूसरे जंगल से आती हैं कभी कभी, नेपाल की साइड से जो नहीं नेपाल से नहीं आती हैं, इधर से आती हैं सीतापुर के साइड, दुधवा नेशनल पार्क की तरफ से। वहाँ हाथी हैं, वहाँ से कभी कभी वो निकल आती हैं, तो आके किसान के अपने खेतों में नुकसान करती हैं, मड़े गिरा देती हैं और नुकसान करती हैं खेतों में, बस। बाकी और ऐसे कोई जानवर बाहर निकलते नहीं हैं। ये नील गाय होते हैं, ये कभी कभी आते हैं, 2-4 इधर उधर निकलते हैं। बाकी भालू हैं और चीता भी है, तो ये अंदर पहाड़ों में रहते हैं, इधर कम आते हैं। अच्छा। और कुछ जो जानवर मांसाहारी, जो लोग, कुछ लोग हैं नेपाल के अंदर बसे हुए हैं, तो कुछ जानवर तो अपने शिकार के अंदर वो खा के ख़त्म कर दिए हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा भी करते हैं। नेपाल के अंदर बॉर्डर है जो, बॉर्डर के अंदर जो अंदर अपना लोग बैठे हुए हैं, तो वो रात बिरात अंदर से इंडिया वाले इसमें जंगल में आ जाते हैं, तो वो शिकार करके उठा ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ प्रवासी पक्षी भी खूब आते हैं ठंड के मौसम में? हाँ, ठंड में और बरसात, हाँ ठंड के मौसम में जब झील उल भरती है तो कभी कभी वो आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी। जी हाँ, कभी कभी आते हैं। अच्छा, तो एक मुझे बात बताइए, आप समाज सेवा के क्षेत्र में इतने दिनों से हैं, अगर इस क्षेत्र को थोड़ा सा पर्यटन की दृष्टि से भी विकसित किया जाए तो क्या आपको लगता है कि कुछ और यहाँ पे विकास, अच्छा विकास होगा सर, अच्छा विकास होगा। जी जी, इससे पहले ये विभूतिनाथ गुप्त काशी है, शायद गए होंगे आप, गए कि नहीं गए, लेकिन गुप्त काशी जो है वो पर्यटक स्थल ही घोषित किया गया है। अच्छा। गुप्त काशी शंकर भगवान का मंदिर है। हाँ। और काफ़ी दूर दूर के लोग आते भी हैं, और कोई ज़्यादा दृश्य वाली चीज़ नहीं है वहाँ पर, लेकिन जंगल के अंदर में होने के नाते उसको पर्यटक स्थल घोषित किया भी गया था, किसी गवर्नमेंट के अंदर किया गया था, लेकिन आज तक कुछ हो नहीं पाया अभी। अगर एक पर्यटक स्थल यहाँ कहीं हो जाए, बॉर्डर के मुताबिक, जिस तरीके से इंडो नेपाल के बॉर्डर के बीच में ये बना हुआ है, अगर यहाँ ये कर दिया जाए तो सुविधा अच्छा है। या रेलवे लाइन वगैरह भी रुकेगा, जी, विस्थापन रुकेगा। हाँ, वो रुकेगा, और साथ साथ एक अगर ये रेलवे लाइन का भी अगर लाइन दे दिया जाए, क्योंकि ये बिल्कुल पिछड़ा अलग है। हाँ। अगर इसको लाइन से जोड़ा जाए तो ये बॉर्डर के अंदर एक लाइन दिया जा सकता है, और इससे अच्छा विकास रहेगा लोगों के लिए। अच्छा, तो प्रेम जी मुझे एक और चीज़ बताइए कि जैसे आपके शहर से बहुत सारे ऐसे आज के टाइम पे युवा हैं जो कि बेहतर अवसर की तलाश में बाहर जाते हैं। जी जी। और उसका कारण ये है, हमने बात की तो वो पता लगा कि मूलभूत सुविधाओं की कमी है जी, और रोजगार वगैरह की भी कमी है। सब कुछ है सर। तो ये चीज़, क्या ये ठीक चीज़ है? किसी भी शहर में अगर सारे युवा, या किसी भी गाँव के अगर सारे युवा शहरों में चले जाएंगे तो फिर तो वो गाँव वीरान हो जाएगा। जी। और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है आपके अनुसार? एक तो पर्यटन अभी जैसे हमने चर्चा किया, जी जी, इसके अलावा कोई और चीज़ हो जो कि आपके नज़र में हो, दिमाग में, आपने अपने अनुभव से इसको देखा हो? अब उनके लिए तो सर यही है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट तमाम सी योजनाएं निकालती है, तमाम सी स्कीम क्षेत्र में भेजती है, जैसे कि विश्वकर्मा सब सम्मान योजना, हमने आपसे भी बताया आपसे कि एक योजना है विश्वकर्मा सब सम्मान योजना। वहाँ 4 ट्रेड है इस समय, हलवाई और दर्जी और बढ़ई, और एक और है हलवाई, दर्जी और लोहार, और एक जो है बढ़ई का। ये 4 ट्रेड हैं। तो इन 4 ट्रेड में उनको 6 दिन की ट्रेनिंग गवर्नमेंट दिलाती है, और वो ट्रेनिंग लेकर अगर ये बढ़ई है तो गांव-गांव में अपना काम आता है, घर मकान पल्ला बनाने का, दरवाज़ा बनाने का, चारपाई बनाने का। उनको ट्रेनिंग देने के बाद सामान देती है, प्लस उनको 2400 रुपये भी देती है टीए, मतलब जो अपना 4 दिन 6 दिन की जो दिहाड़ी होती है, वो आत्मनिर्भर पूरा बन जाए। जी हाँ। तो उससे इसीलिए मनसा उनका है कि ये कम से कम पलायन जो करते हैं, यहाँ अगर इनको हम ये सुविधा दे रहे हैं तो ये जाके काम करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी मानसिकता वहाँ तक नहीं जा पा रही है। लाते हैं बराबर, यूज करते हैं, अपने घर के यूज में सामान रख लेंगे, उसके बाद फिर वो काम करने चले जाएंगे। कुछ यहाँ का मानसिकता भी लोगों का अलग है, हट कर है।
लोग सोचते हैं कि बाहर ही जाना है, जाना है, विकल्प हाँ, है। फिर भी सब कुछ वो देता है, गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन फिर भी उनकी सोच, अभी इतना देने के बाद हम आपको कहें कि भैया आप लो हमसे 10,000 रुपये लो, एक चाय की दुकान खोल लो, आराम से 4 समोसा दिन में 50 समोसा बेचेंगे। अगर आप एक समोसे के पीछे 3 रुपये भर्ती 4 रुपये भर्ती लग गई तो आप 4 रुपये पीस बचाएंगे। 7 रुपये में समोसा बिक रहा है, 6 रुपये 7 रुपये में चाय बिक रहा है। और अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं 30 रुपये का, प्लस 2 लीटर पानी डाल के 30-90 का बना लिए, फिर भी उसके अगर बेनिफिट नहीं कमा पा रहे हो तो बाहर जाके फिर क्या। लेकिन उनकी सोच, गवर्नमेंट पूर्ण व्यवस्था दे रखी है, लेकिन यहाँ की मानसिकता पता नहीं क्या है सर, कि वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, आपने हमारे साथ बात की प्रेम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातचीत हमारे साथ अच्छी लगी होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी। आपको ये बातचीत कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद सर, नमस्ते।